तो हेलो दोस्तों, टफ टाइम नेवर लास्ट बट टफ पीपल डू। यहाँ पर हम बात करने वाले हैं नीट पीजी 2023, 22 एंड 21 के सारे ईएनटी सब्जेक्ट के प्रीवियस ईयर ऑफ क्वेश्चन। तो ईएनटी में जो पहले जो पूछे गए थे 2023 में टोटल 6 एमसीक्यू थे। जो पहला क्वेश्चन था ये था कि यहाँ पर एक इमेज दी गई थी, एंडोस्कोपिक व्यू ऑफ लेटरल वॉल ऑफ नेसोफेरिंक्स दी गई थी और बताया था कि ये वाला जो पार्ट है वो पहचानो कि क्या है। तो यहाँ पर दिख रही है आपको स्टेशन ट्यूब दिख रही है, उसके बाजू में जो पार्ट होता है उसको बोलते हैं टोरस ट्यूबरस और उसके बाजू में जो फेरेंजियल रिसेस रहती है यहाँ पर जो हमें पूछी गई थी दैट इज फोसा ऑफ रोजनमुलर। अभी एक बार देख लेते हैं। तो ये है हमारी स्टेशन ट्यूब, उसके बाजू में है टेरस ट्यूबरस और उसके बाजू में जो यहाँ पर फेरेंजियल रिसेस बनती है उसका नाम है फोसा ऑफ रोजनमुलर, जो हमें पूछा गया था क्वेश्चन में। देन नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया था वो ये था कि 30 ईयर ओल्ड मेल पेशेंट है, उसको नॉन एक्सियल प्रोप्टोसिस हो रहा है, नॉन एक्सियल प्रोप्टोसिस है। देन कहाँ पर लेफ्ट आई में उसको लेफ्ट आई जो यहाँ पर है उसकी वहां पर नॉन एक्सियल प्रोप्टोसिस उसका हो रहा है। एंड हिस्ट्री ऑफ क्या है, रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट 15 इयर्स बैक उसको रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट की हिस्ट्री दी गई है। तो क्या हो सकता है बराबर। तो यहाँ पर जो आंसर था दैट इज फ्रंटल म्यूकोसेल। तो म्यूकोसेल क्या है, इट इज अ स्लो ग्रोइंग म्यूकस फिल्ड बिनाइन मास है, डेवलप इयर्स आफ्टर द हेड इंजरी रहता है। पोस्ट ट्रॉमेटिक म्यूकोसेल कैसे बनता है, ड्यू टू क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ द साइनस ओस्टियम जो रहता है उसका क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्शन की वजह से पोस्ट ट्रॉमेटिक म्यूकोसेल रहता है। और मोस्ट कॉमनली इन्वॉल्व्ड साइनसिस पहले तो फ्रंटल, उसके बाद इथमोइडल, देन मैक्सिलरी, देन स्पिनोइडल। तो यहाँ पर जो था हमारा मोस्ट कॉमनली इन्वॉल्व्ड म्यूकोसेल था दैट इज फ्रंटल साइनस वाज इन्वॉल्व्ड, सो द आंसर वाज फ्रंटल म्यूकोसेल। यहाँ पर हिस्ट्री देते हैं हेडेक, डिप्लोपिया, प्रोक्टोसिस ऐसे पेशेंट हिस्ट्री देते हैं। और रेडियोलॉजी में दिखता है सिस्टिंग नॉन टेंडर स्वेलिंग विथ एक्सेल क्रैकिंग, ये दिखता है। अनदर ऑप्शंस क्या थे, जो एक था जुवेनल नेसोफेरेंजियल एंजियोफाइब्रोमा, ये जो है उसके ऊपर इंडिविजुअली एक क्वेश्चन भी प्रीवियस टेस्ट में पूछा गया था नेसोफेरेंजियल एंजियोफाइब्रोमा के बारे में। वहां पर स्पॉन्टेनियस रिकरेंट एपिस्टेक्सिस, वहां पर रिकरेंट एपिस्टेक्सिस उसकी हिस्ट्री, एपिस्टेक्सिस की हिस्ट्री तो दी ही गई होती है। देन नेजल ऑब्स्ट्रक्शन एंड नेजल डिस्चार्ज वो रहता है। देन नेक्स्ट जो है अनदर ऑप्शन एक था स्यूडो ट्यूमर ऑफ ऑर्बिट। स्यूडो ट्यूमर ऑफ ऑर्बिट क्या है, दैट इज इडियोपैथिक इन्फ्लेमेशन ऑफ द ऑर्बिट, पेनफुल प्रोप्टोसिस रहता है, डिप्लोपिया एंड ऑर्बिटल कंजेशन रहता है उसमें, और स्वोलन आई मसल, ऑर्बिटल मायोसाइटिस रहता है, एनलार्ज टेंडन, दैट इज स्यूडो ट्यूमर ऑफ ऑर्बिट। तो ये हमारा ये दोनों तो नहीं था हमारा म्यूकोसेल जो रहता है हिस्ट्री ऑफ, उसमें रोड ट्रैफिक की एक्सीडेंट की हिस्ट्री रहती है और क्रॉनिक हिस्ट्री रहती है, 15 साल ऐसे बहुत लंबी हिस्ट्री रहती है। उसके बाद ऑब्स्ट्रक्शन होता है साइनस ओस्टियम का और बनता है हमारा म्यूकोसेल। देन नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया था ये था कि ये जो इंस्ट्रूमेंट है उसमें से फॉलोइंग में से क्या नहीं हो सकता है। तो इनमें से क्या क्या नहीं हो सकता पहले देख लेते हैं। ये पहले तो कौन सी ट्यूब है, पहचान सकते हो, ये है ट्रेकियोस्टोमी ट्यूब। अभी उसमें से उससे एयरवे टॉयलेट्स हो सकता है। देन एक्यूट नेसोफेरेंजियल ऑब्स्ट्रक्शन उसमें यूज होती है। देन प्रोलंग मैकेनिकल वेंटिलेशन अगर करना हो तो भी यूज होती है, पर कहाँ पर यूज नहीं होती, अगर अपर एयरवे एग्जामिनेशन करना है तो ये हमारी ट्रेकियोस्टोमी ट्यूब है वो यूज नहीं की जाती। तो क्वेश्चन में यही पूछा था कि ये ट्यूब जो है वो कहाँ पे यूज नहीं होती, तो अपर एयरवे एग्जामिनेशन में नहीं यूज होती। भी एक बार देख लेते हैं कि ट्रेकियोस्टोमी जो होती है तो फंक्शन क्या रहता है उसका। तो इट इज अल्टरनेट पाथवे फॉर ब्रीदिंग, इम्प्रूव एल्यूलर वेंटिलेशन, देन प्रोटेक्ट द एयरवेज, सक्शन ऑफ द सिक्रेशन करता है उसमें। देन पॉजिटिव प्रेशर रेस्पिरेशन हम दे सकते हैं। देन एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ एनेस्थीसिया, ये सब यूज करने के लिए हम करते हैं ट्रेकियोस्टोमी। देन टाइप्स क्या है उसके, अलग अलग टाइप्स है, हाई, मिड एंड लो। अभी हाई जो रहती है वो कहाँ पर करते हैं, फर्स्ट ट्रेकियल रिंग में। तो फर्स्ट ट्रेकियल रिंग में ओपनिंग अबाउ द स्टमक ऑफ थायराइड वहां पर करते हैं। और कौन से इंडिकेशन क्या है, मैलिग्नेंसी ऑफ लैरिंक्स, इंक्रीज द रिस्क ऑफ पेरिकॉन्ट्राइटिस एंड सबग्लोटिक स्टेनोसिस। देखो ये जो सबग्लोटिक स्टेनोसिस है उस पे भी एक इंडिविजुअली अभी क्वेश्चन आएगा प्रीवियस में। देन माइल्ड ट्रेकियोस्टोमी किसको बोलते हैं, जो सेकेंड एंड थर्ड रिंग पे करते हैं। मोस्ट कॉमन डन ट्रेकियोस्टोमी है ये। एंड स्टमक हैज टू बी रिट्रैक्टेड और डिवाइडेड, जो मोस्ट कॉमन जो है ट्रेकियोस्टोमी सेकेंड एंड थर्ड रिंग पे करते हैं वहां पर स्टमक हैज टू बी डिवाइडेड।
देन लो ट्रेकोस्टोमी किसको बोलते हैं, जो फोर्थ एंड फिफ्थ रिंग पे होती है, डन बिलो द स्टमक करते हैं। व्हेन एयरवे ब्लॉक एट द अपर लेवल, जब अपर लेवल पे एयरवे ब्लॉकेज होता है तब। एंड रिस्क ऑफ इंजरी इज ग्रेटेस्ट वेसल ऑफ नेक, ग्रेटेस्ट वेसल ऑफ सारी जो नेक होती है वहां पर इंजरी की रिस्क रहती है यहाँ पर। देन ये वाला जो क्वेश्चन है, हाँ 10-year-old मेल पेशेंट है जिसको थ्रोट पेन की हिस्ट्री है, फीवर, ईयर पेन एंड रिकरेंट टॉन्सिलाइटिस रहता है। रिकरेंट टॉन्सिलाइटिस है पेशेंट को हो रहा है क्या, उसको थ्रोट पेन, ईयर पेन, तो वो किसकी वजह से हो रहा है और कौन सी नर्व इज इन्वॉल्व है यहाँ पर, ये ऐसा पूछा गया। तो ये जो टॉपिक है उसके बारे में प्रीवियस में न जाने 4-5 बार क्वेश्चन पूछे गए। तो टॉपिक कौन सा है, दैट इज रिफर्ड ऑर्टल्जिया, रिफर्ड ऑर्टल्जिया दैट इज द टॉपिक। और यहाँ पर उसमें क्या रहता है कि ट्रांसमिटेड ऑफ द ग्लोसोफेरेंजियल नर्व, जैकोब्सन नर्व जिसको बोलते हैं। तो यहाँ पर जो टिम्पेनिक ब्रांच ऑफ ग्लोसोफेरेंजियल नर्व जो है वो ट्रांसमिट करती है पेन ईयर को, बराबर। सेकेंडरी टू इन्फ्लेमेशन ऑफ नेसोफेरिंग्स, देन पैलेट एंड टॉन्सिल, सॉफ्ट पैलेट, पोस्टीरियर 1/3 ऑफ ट्रंक, यहाँ सबसे ये ट्रांसमिट करती है ग्लोसोफेरेंजियल नर्व। इन्फ्लेमेशन ऑफ अगर नेसोफेरिंग्स हो गया, पैलेटाइल टॉन्सिल, सॉफ्ट पैलेट, पोस्टीरियर 1/3 ऑफ ट्रंक। यहाँ पर हमारे क्वेश्चन में क्या दिया गया था, हमारे क्वेश्चन में ये दिया गया था कि टॉन्सिलाइटिस की हिस्ट्री है पेशेंट को और फिर हो रहा है उसको ईयर पेन, तो दैट इज ड्यू टू टिम्पेनिक ब्रांच ऑफ ग्लोसोफेरेंजियल नर्व। कॉजेस क्या रहेंगे, फेरेंजाइटिस, टॉन्सिलाइटिस, पेरिटोन्साइटिस, पेरिटोन्सिलर एब्सेस जिसको बोलते हैं क्विंसी। देन पोस्ट टॉन्सिलेक्टोमी, फॉरेन बॉडी आ गई है, इलोंगेटेड स्टाइल प्रोसेस, ये सब में करते हैं, ये सब में होता है रिफर्ड ऑर्टल्जिया ग्लोसोफेरेंजियल नर्व को इरिटेट होता है और वो ईयर को जाके पेन करता है। देन अनदर ऑप्शन क्या थे, एक था ग्रेट ऑरिकुलर नर्व। अभी ग्रेट ऑरिकुलर नर्व जो है उस इट इज अ सेंसरी इनर्वेशन फॉर लोअर 2/3 ऑफ द पीना, लोअर 2/3 ऑफ जो पीना है उस पे सेंसरी सेंसेशन आता है ग्रेट ऑरिकुलर नर्व में, जो सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस वाली सिचुएशन में अफेक्ट होती है। देन ऑरिकुलर टेम्पोरल नर्व, अभी ऑरिकुलर टेम्पोरल नर्व इट इज अ ब्रांच ऑफ ट्राइजेमिनल नर्व, रिफर्ड पेन ड्यू टू डेंटल कैरीज की वजह से अगर रिफर्ड पेन हो रहा है, और इट विल सप्लाई एंटीरियर 2/3 ऑफ द टंग। पोस्टीरियर 1/3 को कौन कर रही है, हमारी ग्लोसोफेरेंजियल, और एंटीरियर 2/3 ऑफ टंग को ऑरिकुलर टेम्पोरल कर रही है। और अगर ऑरिकुलर टेम्पोरल नर्व को अगर रिफर्ड पेन करना हो तो वो डेंटल कैरीज, ओरल अल्सर, टीएम जॉइंट के डिसऑर्डर, स्पिनोपैलेटाइन न्यूरल्जिया, ये सब के लिए अगर वो कर रहा है पेन तो इट इज ड्यू टू ऑरिकुलर टेम्पोरल नर्व। पर हमारा जो ये वाला पार्ट है पूरा नेसोफेरिंग, पैलेटाइल टॉन्सिल, सॉफ्ट पैलेट, पोस्टीरियर 1/3 ऑफ टंग, यहाँ सबसे जाती है ग्लोसोफेरेंजियल नर्व। देन अनदर जो एक और ऑप्शन था ऑरिकुलर ब्रांच ऑफ वेगस नर्व जिसको बोलते हैं आर्नोल्ड नर्व। जब कफ वन स्क्रैचिंग द एक्सटर्नल ऑडिटरी मीटर्स को अगर स्क्रैच कर रहे हैं तो कफ आ रहा है, रिफ्लेक्स दैट इज ड्यू टू ये आर्नोल्ड नर्व की वजह से आ रहा है। दैट विल सप्लाई कोक्लिया, देन कोरस्पॉन्डिंग एमिनेंस ऑफ द मीडियल सरफेस, ये सबको सप्लाई करती है हमारी वेगस नर्व। और वेगस नर्व को अगर रिफर्ड पेन हो रहा है तो दैट इज ड्यू टू मेलिग्नेंसी, अल्सरेटिव लीजन ऑफ द वेलिक्यूला, एपिग्लोटाइटिस, लेरिंग्स, इसोफेगस, ये सब की वजह से रिफर्ड पेन होता है, तो दैट इज ड्यू टू वेगस नर्व। तो यहाँ पर हमने क्या क्या देखा, एक तो हमने देखा कि रिफर्ड ऑर्टल्जिया में ये जो टॉन्सिल, पैराटॉन्सिलर एरिया जो सारा है, पोस्टीरियर 1/3 ऑफ टंग, वहां से अगर जा रहा है तो दैट इज ड्यू टू ग्लोसोफेरेंजियल नर्व। देन सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस की वजह से हो रहा है तो दैट इज ग्रेट ऑरिकुलर नर्व इज इन्वॉल्व। लोअर 2/3 ऑफ पिना में अगर हो रहा है तो दैट इज आल्सो ग्रेट ऑरिकुलर नर्व। देन ऑरिकुलर टेम्पोरल, ऑरिकुलर टेम्पोरल में कहाँ से जा रहा है, तो डेंटल कैरीज हो गया, ओरल अल्सर हो गया, टीएम जॉइंट डिसऑर्डर हो गया, स्पिनोपैलेटाइन न्यूरल्जिया हो गया, ये सबसे अगर जा रहा है पेन तो दैट इज ड्यू टू ऑरिकुलर टेम्पोरल नर्व। एंड ऑरिकुलर ब्रांच ऑफ वेगस नर्व अगर तो जाती है तो कफ ऑन स्क्रैचिंग, एक्सटर्नल ऑडिटरी मेटर्स, एंड अगर मेलिग्नेंसी ये सब के वेलिक्यूला, एपिग्लोटाइटिस ने, लेरिंग्स, इसोफेगस की ये सब की है तो ये सब रिफर्ड पेन करेगी ड्यू टू वेगस नर्व। देन नेक्स्ट क्वेश्चन जो था ये था 55-year-old मेल पेशेंट है, हॉर्सनेस ऑफ वॉइस है, उसको डिफिकल्टी इन स्वेलिंग है, डायग्नोसिस लेरेंजियल कार्सिनोमा है, सर्जरी डी है, पर पोस्ट ट्रेकियल स्टम्प, पोस्ट सर्जरी एक ट्रेकियल स्टम्प बनाया गया है फॉर ब्रीदिंग। अभी ये जो ट्रेकियल स्टम्प जो बनाया गया है
तो वो क्यों बनाया गया है? लेरेंजियल कार्सिनोमा की कुछ तो सर्जरी की, तो कौन सी सर्जरी की कि इसकी वजह से ट्रेकियल स्टम्प बना है? तो सर्जरी की है टोटल लेरिंगोटोमी। टोटल लेरिंगोटोमी जो है सब कुछ निकाल दिया है, एंटायर लेरिंग्स इंक्लूडिंग हार्ड बोन, प्री एपिग्लोटिक स्पेस, स्ट्रेप मसल, वन और मोर इंच ऑफ ट्रेकिया इज रिमूव्ड इन टोटल लेरिंगोटोमी। इसकी वजह से उसको फिल कर दिए, ट्रेकियोस्टोमी के लिए स्टंप बनाया गया है ऐसे। तो फेरेंजियल वॉल रिपेयर्ड एंड ट्रेकियल स्टंप इज sutured टू स्किन फॉर रेस्पिरेशन। अभी इंडिकेशन क्या है कि कब कब टोटल लेरिंगोटोमी करनी है? अगर T3 T4 का कोई लीजन है, इन्वेजन ऑफ द थायराइड क्रिकोइड कार्टिलेज, बायलेटरल एरिटिनोइड कार्टिलेज अगर इन्वॉल्व है, then lesion in the posterior commissure, failure after radiotherapy surgery, transglottic area with cord fixation। और कॉन्ट्रा इंडिकेशन क्या है टोटल लेरिंगोटोमी का? जब भी डिस्टेंट मैट्स हो तब भी लेरिंगोटोमी नहीं करनी है। बॉडी में कहीं कहाँ पर भी अगर कोई ऑर्गन का बहुत ज्यादा डिस्टेंट मेटास्टेसिस हो रहा है तो वो पूरे ऑर्गन को नहीं निकालते, थोड़े जो पार्ट होते हैं लोकल रिमूवल ही करते, पूरे ऑर्गन को नहीं निकालते, ये याद रखना है। 10 पूछा गया था कि 50 ईयर ओल्ड फीमेल पेशेंट है जिसको हियरिंग लॉस के सिम्टम्स है, रीनी टेस्ट उसकी की नेगेटिव आ रही है, कौन सी हर्ट्ज पर? 256 एंड 512 हर्ट्ज पर रीनी टेस्ट इज नेगेटिव एंड पॉजिटिव एट 1024 हर्ट्ज। पॉजिटिव आ रही है 1024 हर्ट्ज पे और नेगेटिव आ रही है 256 एंड 512 हर्ट्ज पे। तो यहाँ पर हमें एक्सपेक्टेड एयर कंडीशन एंड एयर कंडक्शन एंड बोर कंडक्शन गैप कितना होगा ये हमें देखना है। तो रीनी टेस्ट है पॉजिटिव का कब कब होती है? नॉर्मली क्या हो रहता है कि रीनी टेस्ट पॉजिटिव रहती है, नॉर्मली एयर कंडक्शन विल बी ग्रेटर देन द बोन कंडक्शन नॉर्मली एंड सेंसोरियल हियरिंग लॉस, दोनों में ये होता है। पर जब भी कंडक्टिव हियरिंग लॉस आती है तब बोन कंडक्शन ज्यादा रहता है एयर कंडक्शन से। और मिनिमम हियरिंग लॉस क्या होती है? 15 to 20 dB डेसिबल। तो आइडियल ट्यूनिंग फोक कौन सा है जिसकी 512 डेसिबल है? वो है आइडियल। अभी अगर 256 पे रीनी टेस्ट नेगेटिव है पर 512 पे पॉजिटिव है, दैट मीन्स 256 पे पॉजिटिव है नेगेटिव है, 512 पे पॉजिटिव, तो एयर बोन गैप जो रहेगा वो 20 to 30 डेसिबल रहेगा। देन अगर 256 एंड 512 पे नेगेटिव है पर 102.4 पे पॉजिटिव है, देन एयरबोर्न गैप रहेगा 30 to 45 डेसिबल, जो क्वेश्चन में पूछा गया था 30 to 45 डेसिबल। देन क्वेश्चन जो पूछा गया जो है कि नेगेटिव है, तीनों हर्ट्ज पे अगर नेगेटिव है देन 45 to 60 डेसिबल का एयरबोर्न गैप होगा। पर यहाँ पर हमें जो पूछा गया था वो सेकेंड वाला पूछा गया था कि 30 to 45 डेसिबल, 256 एंड 512 नेगेटिव आ रही है और 1024 पॉजिटिव आ रही है। तो उसमें तो यहाँ पर हमने कंप्लीट कर दिया है 2023 के टोटल जो 6 प्रीवियस क्वेश्चन थे वो यहाँ पर साथ में बने रहेगा। आगे हम जुड़ रहे हैं नीट 2022 को, जहां पर ENT में पूछे गए टोटल 9 MCQ। यहाँ पर हमारा पेशेंट डॉक्टर को पूछ रहा है कि डॉक्टर माई के ईयर कीप्स रिंगिंग, देन वेल आंसर इट, देन डॉक्टर सेड। सो देन फर्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया था यहाँ पर 2022 में वो था कि पोस्ट कोविड का पेशेंट है, नॉन केस ऑफ डायबिटीज है, यूनिलेटरल फेशियल पेन हो रहा है पेशेंट को, लूजनिंग ऑफ द टीथ, डायग्नोसिस को अगर कंफर्म करना हो तो क्या होना चाहिए? अभी कोविड के दौरान सबको पता है कि डायबिटीज अगर है तो पेशेंट को क्या हुआ है? म्यूकरमाइकोसिस। अभी म्यूकरमाइकोसिस को अगर कंफर्म डायग्नोसिस करना है, राइनो ऑर्बिटल सेरेब्रल म्यूकरमाइकोसिस, तो डेफिनेटिव डायग्नोसिस के लिए करनी चाहिए बायोप्सी विथ हिस्टोपैथोलॉजिकल एग्जामिनेशन, बराबर। फेशियल पेन एंड लूजनिंग ऑफ टीथ दिया गया है क्वेश्चन में, और बायोप्सी में क्या दिखेगा? थिक वॉल्ड रिबन लाइक हाइफा ब्रांचिंग एट राइट एंगल्स, ये दिखेगी हमें म्यूकर में। MRI इज मोर सेंसिटिव टू डिटेक्टिंग ऑर्बिटल एंड नर्व्स इन्वॉल्वमेंट देन CT। MRI अगर नर्व का इन्वॉल्वमेंट देखना है तो MRI ज्यादा करना है मोर देन CT। यहाँ पर अगर कंफर्म डायग्नोसिस, कंफर्मेटरी गोल्ड स्टैंडर्ड इज ऑलवेज हिस्टोपैथोलॉजिकल एग्जामिनेशन। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन ये था कि पेशेंट कंप्लेन ऑफ इनएबिलिटी टू क्लोज आई, आंख बंद नहीं कर पा रहा है, बराबर। ड्रूलिंग ऑफ सलाइवा, एक बाजू से सलाइवा ड्रूल हो रहा है, और डेविएशन ऑफ द एंगल ऑफ द माउथ, तो कौन सी नर्व इन्वॉल्व है? ये तो बहुत सारे मूवी में अगर आपने देखा होगा कि किसी को अगर पैरालिसिस हो गया है तो ये सारे ये वाले सिम्टम्स दिखाते हैं, तो दैट इज ड्यू टू फेशियल नर्व पैरालिसिस।
इनएबिलिटी टू क्लोज आई, ड्रूलिंग ऑफ सलाइवा, डेविएशन ऑफ द एंगल ऑफ माउथ, क्या बोलते हैं उसको, बेल्स पाल्सी, एक्यूट इडियोपैथिक पेरिफेरल फेशियल पैरालिसिस है, लोअर मोटर न्यूरल लीजन ऑफ फेशियल नर्व है, इप्सिलेटरल साइड ऑफ द फेशियल ipsilateral side of the face involved, then Bell phenomena, patient attempt to close eye, it turns up and out, then Bell's palsy diagnosis of exclusion है, ट्रीटमेंट क्या रहेगी, प्रेडनिसोलोन देना है 60 to 80 mg 5 डेज के लिए, देन टेपर्ड ओवर नेक्स्ट 5 डेज के लिए। फिर हमें देखना है कि जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो था कि एक एडल्ट मैन है, रेस्टोरेंट पे चॉकिंग कर गया है, सडन चॉकिंग हो गया है और एक इंसान पीछे से उसको ऐसे एब्डोमेन पे ऐसे प्रेशर दे रहा है, तो उसका मैन्योर का नाम क्या है, दैट इज हेमरेज। हेमरेज है, सुप्राडायफ्राग्मेटिक एब्डोमिनल थ्रस्ट देना है फॉर फॉरेन बॉडी एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन, हेमरेज बराबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पेशेंट को यहाँ पर फर्म टेंडर स्लो ग्रोइंग मास है, यहाँ पर देख रहे हो आप, ईयर के एग्जिट आगे की बाजू ये वाली जो जगह है वहां पर पेशेंट को फॉर्म टेंडर स्लो ग्रोइंग मास है, तो दैट इज ड्यू टू पैरोटिड एब्सेस। मोस्ट कॉमनली किसके वजह से होता है, स्टेप 4 इसके वजह से होता है। पोस्ट सर्जिकल केसेस, डिबिलेटेड पेशेंट विद स्टेसिस ऑफ सर्जिकल सलाइवरी फ्लो, पोस्ट सर्जिकल केसेस में होता है, क्यों, क्योंकि सलाइवरी फ्लो स्टेसिस हो जाता है। प्रीओरिकुलर इंसिजन कर देना है उसकी ट्रीटमेंट के लिए। फिर पैरोटिड स्पेस जो है वो एक बार देख लेते हैं कि पैरोटिड जो ग्लैंड है जो पूरी, वो ग्लैंड के आजू बाजू है डीप सर्वाइकल फेशिया। अभी डीप सर्वाइकल फेशिया के 2 लेयर जाते हैं, एक सुपरफिशियल जाता है एंड डीप जाता है, तो उसका जो सुपरफिशियल जो लेयर है उसके अंदर रहती है पैरोटिड ग्लैंड, बराबर। डीप सर्वाइकल फेशिया, उसके 2 लेयर, सुपरफिशियल एंड डीप, सुपरफिशियल वाले है उसकी डीप में रहती है पैरोटिड स्पेस और उसके नीचे आता है हमारा डीप लेयर, तो वो है पैरोटिड स्पेस। वहां पर पैरोटिड ग्लैंड, लिम्फ नोड विथ पैरोटिड ग्लैंड, फेशियल नर्व रहती है, एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी एंड रेट्रोमैंडिबुलर वेन, ये सारी जगह वहां पे है। Then another option from this question एक था बेसाल्ट सेप्सिस। अभी बेसाल्ट सेप्सिस क्या है, इट इज अ कॉम्प्लिकेशन ऑफ द एक्यूट कोएलेसेंट मास्टोडाइटिस। अगर एक्यूट मास्टोडाइटिस है तो उसकी कॉम्प्लिकेशन है, देन फॉर्म व्हेन द पस ब्रेक्स इंफीरियर थ्रू द टिप ऑफ द मास्टोइड। टिप ऑफ द मास्टोइड से अगर पस निकल रहा है बाहर, कलेक्शन इन द अपर पार्ट ऑफ द नेक हो रहा है, दैट इज बेसाल्ट एब्सेस। हिस्ट्री ऑफ पुरुलेंट ओटोरिया, फीवर, टेंडर नेक स्वेलिंग और टॉर्टिकोलिस, ये सब होता है बेसाल्ट एब्सेस में। देन नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख रहे हैं कि यहाँ पर दिया गया है ये ओटोस्कोपी की इमेज, जहाँ पर आप देख सकते हैं तो रिड्यूस हियरिंग है, 5 ईयर ओल्ड मेल पेशेंट है, रिड्यूस हियरिंग सिंस 2 to 3 months। ओटोस्कोपी में ये फाइंडिंग है, तो ये है हमारा सीरस ओटाइटिस मीडिया, जिसको सेक्रेटरी ओटाइटिस मीडिया भी बोलते हैं, म्यूकोइड ओटाइटिस मीडिया या ग्लू ईयर, ये सब एक ही नाम है, सीरस ओटाइटिस, सेक्रेटरी ओटाइटिस, म्यूकोइड ओटाइटिस मीडिया एंड ग्लू ईयर। अभी वहां पर डल एंड ओपेक टिम्पैनिक मेम्ब्रेन दिखता है विथ क्लियर इफ्यूजन, लॉस ऑफ लाइट रिफ्लेक्स रहता है, नॉन पुरुलेंट डिफ्यूजन है मिडल ईयर में ड्यू टू माल फंक्शन ऑफ द एडिनोइड हाइपरप्लाजिया या क्रोनिक साइनोसाइटिस या टॉन्सिलाइटिस की वजह से हो रहा है, सेक्रेटरी एक्टिविटी ऑफ ईस्टिशियन ट्यूब ड्यू टू एलर्जी या वायरल इन्फेक्शन के कारण ये सब होता है। कंडक्टिव हियरिंग लॉस अप टू 20 to 40 डेसिबल। अभी अनदर ऑप्शन क्या था, एक था मेरिंगाइटिस बुलोसा। अभी वो क्या है, दैट इज पेनफुल हेमरेजिक ब्लैप्स ऑन अ टिम्पैनिक मेम्ब्रेन एंड डीप नियमेटस। मेरिंगाइटिस जो होता है उसमें पेनफुल हेमरेजिक ब्लैप्स होता है, और हमारा सीरस ओटाइटिस मीडिया में आप देख ही सकते हैं यहाँ पर जो है वो वहां पर क्लियर फ्लूइड जो एक्यूमुलेट हो रहा है, ऐसा लग रहा है दूर से। देन नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया है, दैट इज पेशेंट विद हिस्ट्री ऑफ अस्थमा प्लस साइनोसाइटिस, और पेशेंट को है साम्प्टस ट्रायड, अस्थमा, साइनोसाइटिस एंड साम्प्टस ट्रायड की हिस्ट्री है, तो कौन सी ड्रग नहीं दे सकते, बोलो कौन सी ड्रग नहीं दे सकते साम्प्टस ट्रायड, दैट इज एस्पिरिन। अभी साम्प्टस ट्रायड इट इज आल्सो नोन एज एस्पिरिन इंड्यूस्ड अस्थमा, एस्पिरिन सेंसिटिव अस्थमा, वहां पर होता है नीजल पॉलीपोसिस, ब्रोंकियल अस्थमा एंड एस्पिरिन इंटॉलरेंस। एनबीई हमारी जो है नीट जो ऑर्गेनाइज करती है, वहां एन से नेजल पॉलीपोसिस, बी से ब्रोंकियल अस्थमा एंड ए से एनबीए जो है ई है पर यहाँ पर ए है एस्पिरेशन एस्पिरिन इंटॉलरेंस है।
बराबर। अभी ब्रोंकियल अस्थमा जो है डेट इज न्यूट्रोफिल मीडिएटेड रहेगा, नॉर्मल आईजीई रहेगा, बैड प्रोग्नोसिस है, इंट्रिंसिक अस्थमा है। साम्प्टस ट्रायड का जो अस्थमा है, ब्रोंकियल अस्थमा है, डेट इज न्यूट्रोफिल मीडिएटेड, नॉर्मल आईजीई लेवल है, बैड प्रोग्नोसिस है, डेट इज इंट्रिंसिक अस्थमा है। अवॉइड एस्पिरिन एंड NSAID दैट इनहिबिट द COX-1। और ट्रीटमेंट क्या है, डिसेंसिटाइजेशन एंड एंडोस्कोपिक साइनस सर्जरी, ये करनी है साम्प्टस ट्रायड वाले पेशेंट में। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 85 ईयर ओल्ड मेल पेशेंट है, डिक्रीज हियरिंग इन हायर फ्रीक्वेंसी पे डिक्रीज हियरिंग है, बेसिलर मेम्ब्रेन इज अफेक्टेड। तो अभी कौन जो स्ट्रक्चर हमारा डैमेज हुआ है उसके बाजू वाला नियर का स्ट्रक्चर कौन सा है, ये क्वेश्चन में पूछा गया। तो अभी डिक्रीज हियरिंग इन द हायर फ्रीक्वेंसी में कौन सा ये स्ट्रक्चर डैमेज हो रहा है, दैट इज कॉक्लिया। और कॉक्लिया जो है, कॉक्लिया उसके बाजू में क्या रहता है, उसके बाजू में रहती है हमारी ओवल विंडो। तो हाई फ्रीक्वेंसी हियरिंग लॉस, तो बेजल टर्न ऑफ द कॉक्लिया इज अफेक्टेड। बेजल जो कैनाल है उसमें राउंड विंडो रहती है, ओवल विंडो रहती है। ओवल विंडो जो है वहां पर फुट प्लेट ऑफ स्टेपिस जो है वो जुड़ा रहता है। फिर कॉक्लियर डक्ट के 3 पार्ट रहते हैं, बेसिलर मेम्ब्रेन, रीजनल मेम्ब्रेन, स्ट्राइवास्कुलरिस। फिर बेसिलर मेम्ब्रेन जो है दैट विल सपोर्ट द ऑर्गन ऑफ कॉर्टिस सेंसरी एपिथेलियम है, और स्ट्राइवास्कुलरिस सिक्रेशन ऑफ द एंडोलिफ करती है। देन अनदर ऑप्शन क्या था, यही क्वेश्चन के कि हेलिकोट्रेमा। फिर हेलिकोट्रेमा दैट इज ओपनिंग एट द एपेक्स ऑफ द कॉक्लिया एट विच स्केला वेस्टिबुली एंड टिम्पेनी कम्युनिकेट। स्केला वेस्टिबुली एंड स्केला टिम्पेनी जहां पर एक दूसरे के साथ जुड़े रहते हैं उसका वो है हेलिकोट्रेमा। और यहाँ पर हमें पूछा गया था कि जो कॉक्लिया अफेक्टेड है उसके बाजू में क्या रहता है, उसके बाजू में रहता है हमारे ओवल विंडो रहते हैं। देन जो पूछा गया था, हमने अभी बात की थी कि 20 ईयर ओल्ड मेल पेशेंट है, यूनिलेटरली नेजल ऑब्स्ट्रक्शन है पेशेंट को, रिकरेंट ब्लीडिंग सिंस 1 ईयर है। CCT में दिखा गया है कि मास एक्सटेंडिंग फ्रॉम द पोस्टीरियर कोएना टू नेजोफेरिंग्स। और यहाँ पर ट्रांसनेजल एंडोस्कोपी की इमेज दी गई है, तो लाइकली डायग्नोसिस क्या रहेगा, तो दैट इज नेजोफेरेंजियल एंजियोफाइब्रोमा। रिकरेंट स्पॉन्टेनियस ब्लीडिंग है, यूनिलेटरल नेजल ऑब्स्ट्रक्शन रहता है, rise from the sphenopalatine foramen, investigation of choice that is CCT, anterior boring of the posterior wall of the maxillary sinus रहता है। then biopsy is avoided। देखो nasopharyngeal angiofibroma में biopsy is avoided due to bleeding chances की वजह से। then carotid angiography show extent of tumor and its vascularity। देन नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ गए। नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया था वो तो सिंपल था कि यहाँ पर जो ये वाला बोन कौन सा है, डेट इज मेलियस। ये वाला बोन जो पूछा गया था क्वेश्चन में डेट इज इनकस, और ये है स्टेपिस। मेलियस, इनकस एंड स्टेपिस, यहाँ पर पूछा गया था इनकस के बारे में कि ये जो बोन है वो कौन सा है, डेट इज इनकस बोन। तो यहाँ पर हमने खत्म कर लिया है 2022 के 9 प्रीवियस क्वेश्चन। तो अभी लास्ट बारी पे आ गए हैं नीट पीजी 2021 ENT के 6 MCQ। यहाँ पर हमारी मैडम बोल रही है कि आई थिंक यू नीड अ हियरिंग टेस्ट। जो हमारा बंदा सुन रहा है कि व्हाई द हेक डू आई नीड हेयरी चेस्ट। तो यहाँ पर हम बात करेंगे नीट पीजी 2021 के 6 MCQ, जहाँ पर पहला क्वेश्चन था कि माइटोमाइसिन सी इट इज यूज्ड इन, कहाँ पर यूज होती है माइटोमाइसिन सी। तो पहले तो माइटोमाइसिन सी क्या है, इट इज डिराइव्ड फ्रॉम द स्ट्रेप्टोमाइसिन, स्ट्रेप्टोमाइसिन से डिराइव होती है। मॉडिफाई वाउंड हीलिंग एट मॉलिक्यूलर लेवल, इनहिबिट द DNA सिंथेसिस बाय क्रॉस लिंकिंग द DNA, एक्टिंग लाइक अ अल्कलाइन एजेंट, देन इनहिबिट द पोस्ट सर्जिकल स्कार फॉर्मेशन। पोस्ट सर्जिकल स्कार फॉर्मेशन इनहिबिट करती है। यूज एज द केमोथेरेप्यूटिक एजेंट फॉर द सॉलिड ट्यूमर, यूज्ड इन सुपरफिशियल ब्लैडर ट्यूमर, पोस्ट ऑपरेटिव ग्लोटिंग एंड सबग्लोटिक स्टेनोसिस एंड ट्रेकियल स्कारिंग। देखो यहाँ पर हमने आगे बात की थी कि सबग्लोटिक स्टेनोसिस पे एक क्वेश्चन पूछा गया है, दैट इज वहां पर यूज होती है माइटोमाइसिन सी। सुपरफिशियल ब्लैडर ट्यूमर में, पोस्ट ऑपरेटिव ग्लोटिंग एंड सबग्लोटिक स्टेनोसिस में, एंड ट्रेकियल स्कारिंग में यहाँ पर होती है यूज माइटोमाइसिन सी। अभी सबग्लोटिक स्टेनोसिस क्या है, इट इज अ नैरोइंग ऑफ द सबग्लोटिस, बाइफेजिक स्ट्राइडर रहती है उसमें,
सबग्लोटिक डायमीटर है, तो अगर फुल टर्म इन्फेंट में लेस देन 4 है एंड फ्री मैच्योर इन्फेंट में लेस देन 3 mm है, तो डायग्नोसिस कर सकते हैं इसकी सबग्लोटिक स्टेनोसिस है। उसके अलग अलग ऐसे मेयर कॉटन ग्रेडिंग है कि ग्रेड 1 है तो लेस देन 50% स्टेनोसिस है, ग्रेड 2 है तो 51 to 70% है, देन ग्रेड 3 में 71 to 99 है, ग्रेड 4 में नो डिटेक्टेबल ल्यूमेन, तो डेट इज सबग्लोटिक स्टेनोसिस की अलग अलग ग्रेडिंग। देन नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया था वो ये था कि फॉलोइंग टोटल थायराइडोक्टोमी, टोटल थायराइड निकाल दी है, पेशेंट स्टार्टेड हैविंग डिफिकल्टी इन ब्रीथिंग, रिपीटेड एक्सट्यूबेट के अटेम्प्ट सारे अनसक्सेसफुल हो रही है पेशेंट के, तो पेशेंट को क्या होगा? थायराइडोक्टोमी अभी अभी की है हाल ही में, उसके बाद उसको ब्रीदिंग में डिफिकल्टी आ रही है, तो डेट इज ड्यू टू बायलैटरल रिकरेंट लेरेंजियल नर्व इंजरी, बायलैटरल रिकरेंट लेरेंजियल नर्व इंजरी की वजह से हो रहा है ब्रीदिंग डिफिकल्टी, अनसक्सेसफुल अटेम्प्ट्स एट एक्सट्यूबेशन आफ्टर टोटल थायराइडोक्टोमी। फिर थायराइड सर्जरी में क्या रहता है? इंजरी टू बोथ एक्सटर्नल एंड रिकरेंट लेरेंजियल नर्व कॉमन रहती है, दो एक्सटर्नल एंड रिकरेंट। upper part of recurrent laryngeal nerve that is closely related to inferior thyroid artery and अगर unilateral injury हुई है तो that will be asymptomatic या सिर्फ hoarseness of voice रहेगा, पर अगर bilateral recurrent laryngeal nerve की इंजरी हुई है अगर आफ्टर पोस्ट ऑप तो एक्यूट प्रेजेंटेशन होगा, CA esophagus, CA thyroid को cervical lymph node रिमूवल ये सब में होती है कॉमन, और वोकल कॉर्ड जो है वहां पर मीडियन या पैरामीडियन पोजीशन में रहेगा ड्यू टू अनअपोजिशन ऑफ द क्रिकोथायरॉइड मसल, डिस्पनिया, स्ट्रिडोर और इमरजेंसी ट्रेकियोस्टोमी करनी पड़ेगी यहाँ पर रिकरेंट लेरेंजियल नर्व इंजरी में। देन नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया था दैट था कि फीमेल है उसको है नेजल ऑब्स्ट्रक्शन हो गया है, लॉस ऑफ स्मेल है, देन फाउल स्मेलिंग डिस्चार्ज है, येलो ग्रीन क्रस्ट दिख रहे हैं, मर्सीफुल एनोस्मिया है, तो अगर उसका नोज एग्जामिनेशन करेंगे तो क्या दिखेगा? तो ये है केस है एट्रोपिक राइनाइटिस का, एनोस्मिया, फाउल स्मेलिंग डिस्चार्ज, येलोइश ग्रीन क्रस्ट, रूमी नेजल कैविटी रहेगी, पेल नेजल म्यूकोजा, क्रोनिक इन्फ्लेमेशन ऑफ नोज है, एट्रोफी ऑफ नेजल म्यूकोजा एंड टर्बिनेट ऑफ बोन्स, मर्सीफुल एनोस्मिया रहता है। यहाँ पर जो नेजल कैविटी रहेगी वो रहेगी रूमी नेजल कैविटी, जो क्वेश्चन में पूछा गया था कि रूमी नेजल कैविटी सीन इन एट्रोपिक राइनाइटिस, एपिडेक्सिस फॉलोड बाय रिमूवल ऑफ द क्रस्ट। ट्रीटमेंट क्या रहेगी? नेजल इरिगेशन यूजिंग द वार्म सलाइन, अल्कलाइन सॉल्यूशन, सोडियम बाइकार्बोनेट, बाइबोरेटिन, NaCl, ये सब का 1:1:2 रेशियो रहेगा, बाइकार्बोनेट और बाइबोरेटिन NaCl प्लस वाटर लेना है, वो सॉल्यूशन बनाकर यहाँ पर उसका नेजल इरिगेशन करना है। लोकल एंटीबायोटिक केमिसेटिन वो यूज कर सकते हैं, देन टॉपिकल एप्लीकेशन ऑफ 25% ग्लूकोज इन ग्लिसरीन ये सब दे सकते हैं, सिस्टेमिक में स्ट्रेप्टोमाइसिन K1 प्लेसेंटल एक्सट्रैक्ट ये सब देख सकते हैं। सर्जरी कौन सी होगी? यंग्स ऑपरेशन एंड मॉडिफाइड यंग्स ऑपरेशन। यंग्स ऑपरेशन में क्या रहेगा कि फ्लैप्स आर रेज्ड विद इन द नेजल वेस्टिब्यूल एंड बोथ नोस्ट्रिल आर कंप्लीटली क्लोज्ड in 6 months, और मॉडिफाइड में क्या रहेगा कि nostril are partially closed to avoid the discomfort, more common in female at puberty और bilateral रहता है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ गए। नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया था कि पेशेंट विथ एपिस्टेक्सिस, एपिस्टेक्सिस हो रहा है, नो रिलीफ ऑन पिंच इन नोस्ट्रिल, नोस्ट्रिल पिंच करने से रिलीफ नहीं हो रही है, नेजल पैकिंग कर दिया फिर भी उसको ब्लीडिंग प्रेजेंट है, तो नेक्स्ट स्टेप कौन सा रहेगा? तो कौन सी आर्टरी लाइगेट करोगे? Ligation with splenopalatine artery. Management of epistaxis not controlled by pinching of nostril. Little's area किसको बोलते हैं? That is most common site of epistaxis. Present anterior-inferior part of the septum. वहां पर 4 आर्टरी रहती है। इंटरकैरोटिड की कौन सी ब्रांच? इंटरकैरोटिड की ब्रांच रहती है ऑप्थेल्मिक, उसकी एक ब्रांच है एंटीरियर इथमोइडल, दूसरी ब्रांच है पोस्टीरियर इथमोइडल। एक्सटर्नल कैरोटिड की ब्रांच है मैक्सिलरी, उसकी ब्रांच है स्प्लेनोपेलेटल। एक्सटर्नल कैरोटिड की दूसरी ब्रांच है फेशियल, उसकी अलग अलग ब्रांचेस ये रहती है हमारे इथमोइडल एरिया में। 2 मेन आर्टरी इंटरनल एंड एक्सटर्नल कैरोटिड, इंटरनल की ऑप्थेल्मिक, ऑप्थेल्मिक की दोनों एंटीरियर इथमोइडल एंड पोस्टीरियर इथमोइडल रहती है लिटल्स में। देन एक्सटर्नल की मैक्सिलरी, मैक्सिलरी की स्प्लेनोपेलेटाइन जो यहाँ पर हम लाइगेट करने जा रहा है, एंड फेशियल ब्रांच वो भी रहती है लिटल्स एरिया में।
फर्स्ट स्टेप एपिस्टेक्सिस में क्या करना है, ट्रोटस मेथड करना है। देन स्प्लिनोपैलेटल आर्टरी लाइगेटेड है स्प्लिनोपैलेटल फोरामेन सिचुएटेड एट द पोस्टीरियर एंड ऑफ द मिडल टर्बिनेट। देन ऑर्डर ऑफ लाइगेशन कौन सी आर्टरी के बाद कौन सी आर्टरी करनी है, सबसे पहले तो स्प्लिनोपैलेटाइन, उसके बाद इंटरनल मैक्सिलरी, उसके बाद एक्सटर्नल कैरोटिड और उसके बाद करनी है एंटीरियर एंड पोस्टीरियर एथमोइडल। तो ये है क्रोनोलॉजी, अगर लाइगेशन करना आए तो ये क्रोनोलॉजी में लाइगेशन करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया है कि पेशेंट विथ पोस्ट टॉन्सिलेक्टोमी रिकवरी रूम में स्टार्ट ब्लीडिंग हो रहा है, ऑन एग्जामिनेशन ब्लड क्लॉट सीन, इमीडिएट मैनेजमेंट क्या रहेगा पेशेंट का, तो इमीडिएट मैनेजमेंट रहेगा कि ये तो है रिएक्शनरी हेमरेज। क्यों, पेशेंट को टॉन्सिलेक्टोमी के बाद तुरंत ही पेशेंट स्टार्ट ब्लीडिंग एंड ब्लड क्लॉट्स ये सब दिख रहा है, तो इट इज रिएक्शनरी हेमरेज। कि पोस्ट टॉन्सिलेक्टोमी पेशेंट को ओटी से शिफ्ट किया है, तो पेशेंट को शिफ्ट पेशेंट टू ओटी, रिमूवल क्लॉट एंड उसको लाइगेट द ब्लीडिंग वेसल, ये करनी है रिएक्शनरी हेमरेज में। पेशेंट को ओटी में ले जाना है, क्लॉट रिमूव करना है, लाइगेट द ब्लीडिंग वेसल। ये भी रिएक्शनरी हेमरेज दैट इज पोस्ट टॉन्सिलेक्टोमी की कॉमन कॉम्प्लिकेशन है। प्राइमरी हेमरेज किसको बोलेंगे कि एट द टाइम ऑफ ओटी के दौरान ही अगर हो रहा है ब्लीडिंग, इट विल कंट्रोल बाय प्रेशर, लाइगेशन और इलेक्ट्रोकोगुलेशन ऑफ ब्लीडिंग वेसल। रिएक्शनरी हेमरेज किसको बोलते हैं कि अगर विद इन द 24 आवर में अगर हो रहा है तो दैट इज रिएक्शनरी हेमरेज ड्यू टू इम्प्रॉपर क्लिपिंग एक्शन ऑफ द सुपीरियर कंस्ट्रिक्टर मसल। देन सेकेंडरी हेमरेज बोलते हैं कि 5th and 10th पोस्ट ऑपरेटेड डे, वो होता है ड्यू टू सेप्सिस, प्रीमेच्योरली अगर क्लॉट्स रिमूव प्रीमेच्योर सेपरेशन ऑफ द मेम्ब्रेन की वजह से हो रहा है, वहां पर क्लॉट्स रिमूव करना है, इंट्रावेनस एंटीबायोटिक देनी है सेकेंडरी हेमरेज में। यहाँ पर तो था हमारा रिएक्शनरी हेमरेज, तो पेशेंट को सीधा ओटी में ले गए, क्लॉट निकाले और लाइगेट द ब्लीडिंग वेसल्स। देन जो क्वेश्चन पूछा गया था कि हिस्ट्री ऑफ क्रोनिक ईयर इन्फेक्शन है, फीवर, हेडेक की है, कंप्लेंट, देन वॉमिटिंग है, इरिटेबिलिटी एंड कंफ्यूजन है। डायग्नोसिस क्या है, यहाँ पर आप कुछ देख सकते हैं, रिंग एनहेंसिंग लेजन कुछ तो है, यहाँ पर क्रोनिक ईयर इन्फेक्शन है, हेडेक है, इरिटेबिलिटी एंड कंफ्यूजन है, तो क्या रहेगा, दैट इज टेम्पोरल लोब एब्सेस। अभी टेम्पोरल एब्सेस क्या है, दैट इज इंट्राक्रैनियल कॉम्प्लिकेशन अराइज फ्रॉम द CSOM, सिटी में रिंग एनहेंसिंग लेजन रहेगा, इन्वेजन, इनिशियल इंसेफेलाइटिस क्या होगा, देन लोकलाइजेशन, लेटेंट एब्सेस में रहेगा, देन एनलार्जमेंट, मैनिफेस्ट एब्सेस, देन टर्निमेशन, रप्चर ऑफ द एब्सेस। ये रहेगा इसका ऑर्डर। इंक्रीज इंट्राक्रैनियल प्रेशर, नॉमिनल एफिजिया रहता है, होमोनिमस हेमिएनोपिया, सीजर, कॉन्ट्रालेटरल मोटर पैरालिसिस हो जाता है, पिपिलरी चेंजेस एंड ओक्यूलोमोटर नर्व पाल्सिस, ये होता है। ट्रीटमेंट क्या रहेगी, एंटीबायोटिक, डेक्सामेथासोन, मैनिटोल, ड्रेनेज रहेगा, रेडिकल मास्टेक्टोमी टू एड्रेस द अंडरलाइंग CSOM। तो ये हमने कंप्लीट कर दिए है तीनों साल के प्रीवियस क्वेश्चन ऑफ द ENT। तो आपने पहले 2023 के 6 MCQ, 2022 के 9 MCQ एंड 2022 के फिर से 6 MCQ कंप्लीट किए हैं। तो दिस इज डॉक्टर सिद्धि दवे साइनिंग ऑफ।